अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर चाहे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हो, स्टॉक्स के थ्रू हो या फिर ईटीएफ्स के थ्रू ही क्यों ना हो, और अगर आप एसआईपी कैलकुलेटर्स में कैलकुलेशंस करके फाइनल अमाउंट को देख के ये मान के बैठे हुए हैं कि 10 या 15 साल के बाद 13-14% के हिसाब से मुझे इतना पैसा मिल जाएगा और मेरा गोल अचीव हो जाएगा, मतलब जितना पैसा मुझे अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए, उनकी शादी के लिए या फिर किसी भी दूसरे पर्टिकुलर गोल के लिए चाहिए, उतना पैसा मुझे मिल जाएगा, अगर आप ये मान के बैठे हुए हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि एसआईपी कैलकुलेटर्स में कैलकुलेशंस करके और ऐसा कुछ सोच के बैठना आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। मतलब एसआईपी कैलकुलेटर्स गलत नहीं है, एसआईपी कैलकुलेटर्स बिल्कुल एक्यूरेट हैं, मैथ के फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं और मैथ गलत नहीं हो सकती। गलत मैं यहाँ पर आपको कहूँगा क्योंकि इस पूरी प्लानिंग के बीच में आप एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ को मिस कर रहे हैं जो चीज़ पूरा गेम पलट सकती है और आप और आपके गोल्स मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो क्या है ये चीज़, पूरी डिटेल में आपको विद रियल एग्जाम्पल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो एक काम करते हैं कि वीडियो की शुरुआत एग्जाम्पल से ही कर लेते हैं। तो मेरी स्क्रीन पर जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक एसआईपी कैलकुलेटर ओपन करके रखा हुआ है और अपने आज के इस एग्जाम्पल में मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर कोई इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करता है 20,000 रुपए हर महीने की। मैंने यहाँ पर मंथली चूज किया हुआ है और पीरियड को मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ 20 ईयर्स की बजाय मैं इसको रख लेता हूँ थोड़ा सा कम, यानी कि 15 ईयर्स। तो इन्वेस्टर का जो गोल है वो 15 ईयर्स का है, अगले 15 साल के लिए वो इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स यहाँ पर 12% है। मैं फिर भी मान के चलता हूँ कि 12 की जगह मैं काम कर लेता हूँ 12.5% मान लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे 2.5 दिख रहा है, जबकि एक्चुअली में ये 12.5 है, तो वो एक्चुअली 1 वहां पे कट गया है। तो 20,000 रुपए 15 साल के लिए 12.5% के हिसाब से यहाँ पर जो रिजल्टेंट अमाउंट हमारा बनता है वो बनता है लगभग 1 करोड़ रुपीस का। मैं आपको यहाँ पर याद दिला देना चाहता हूँ कि ये जो कॉन्फिडेंस आप दिखा रहे हैं 15 साल के बाद आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे स्टॉक मार्केट से, ये कॉन्फिडेंस आप स्टॉक मार्केट पे दिखा रहे हैं जिसको कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो एक तरह से अगर मैं ब्लंटली बात करूं तो यहाँ पर मैं इसको कॉन्फिडेंस नहीं, मैं इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहूंगा जो आप यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ये जो आपका स्टॉक मार्केट पे ओवर कॉन्फिडेंस है, बस यही आपको मुसीबत में डाल सकता है, यही आपका पूरा गेम पलट सकता है। तो एक काम करते हैं कि एक सिनेरियो को हम यहाँ पर सोच के चलते हैं कि मान लीजिए आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स अपनी की थी, 14 साल बीत गए हैं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही हैं, जैसा आपने सोचा था वैसे ग्रो कर रही हैं और आपको रिटर्न्स भी 12.5% के हिसाब से मिल रहे हैं। तो वापस अगर मैं एसआईपी कैलकुलेटर पे जाता हूँ और इन 15 साल को अगर मैं कर देता हूँ 14 ईयर्स और 12.5% मैंने लिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट अमाउंट बनता है ये है 86 लाख रुपीस के आसपास का। तो जैसा आप सोच रहे थे आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से 14 ईयर्स तक बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही चलता है और आपका बस 1 साल और बचा है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्टॉक मार्केट में करने का और 15वें साल पे आप इस पैसे को बाहर निकालने वाले हैं। लेकिन को मैंने बहुत बड़ा लिखा है, नीचे आप देख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि अगले 10 महीने में ही स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसा हो जाता है, ग्लोबली कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट 15% डाउन आ जाती है, उसमें अच्छा खासा बड़ा करेक्शन आ जाता है। तो रीजन कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकल रीजन हो या फिर ग्लोबल इकोनॉमी में कोई क्राइसिस आ जाए, वॉर आ जाए, या फिर इंडिया का कोई ऐसा बजट पेश कर दिया जाए जिससे कि सब लोग पैनिक में आके अपना पैसा बाहर निकालना स्टार्ट कर दें और स्टॉक मार्केट में 15% का करेक्शन आ जाए। तो मान के चलते हैं कि मार्केट अगर 15% डाउन आई है और आपने जो भी म्यूचुअल फंड चूज किए थे, स्टॉक्स चूज किए थे, जहां पर भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स की थी, ओवरऑल आपकी इन्वेस्टमेंट्स 13 से 14% डाउन पे आ जाती हैं। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टॉक मार्केट अगर 15% गिरी है तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स उससे कम गिरेंगी। ऑब्वियसली ये टोटली उस इन्वेस्टर की एलोकेशन पे डिपेंड करता है कि उसने अपनी एलोकेशन अगर स्मॉल कैप में ज्यादा रखी है, मिड कैप में बहुत ज्यादा रखी है, तो हो सकता है कि उसका पोर्टफोलियो यहाँ पर 18% 20% नीचे भी गिर जाए। फिर भी एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर 14% करेक्ट होता है, 14% का नुकसान आपको यहाँ पर होता है। तो 86 लाख में से अगर मैं 14% को यहाँ पर निकाल देता हूँ तो फाइनल अमाउंट आपका बचता है लगभग 73,96,000 रुपीस के आसपास का। तो मान के चलते हैं कि चलो 74 लाख है। तो एक तरह से 14th ईयर तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन सिर्फ अगले 10 महीने में आपको यहाँ पर 14% का नुकसान हो जाता है, यानी कि आपको यहाँ पर सीधे सीधे 12 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है। तो क्या आप इस 12 लाख के नुकसान को अफोर्ड कर पाएंगे? आपका जो गोल था अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए सपोर्ट करने का, उसको इंडिया में किसी अच्छे कॉलेज में डालने का या फिर विदेश भेजने का, क्या 12 लाख रुपए अगर उसमें कम पड़ जाएंगे तो आपका काम फिर भी चल पाएगा? अब इस बात पे मे भी आप ये सोचें कि यार
यार ऐसा थोड़ी होता है, ये तो कम्प्लीटली एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, 15% का मार्केट डाउन अचानक से कैसे हो सकता है? नहीं भैया दीदी, ये कोई हाइपोथेटिकल सिनेरियो नहीं है। इनफैक्ट ये जो 12 से 14% का डाउनसाइड मैंने लगाया है किसी के पोर्टफोलियो पे, ये कम है, नुकसान इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो मान के चलते हैं कि अगर आपका गोल रीच होने वाला है, यानी कि हमारे एग्जाम्पल में जो 14th ईयर है, 14th ईयर तक आते आते अगर किसी इन्वेस्टर की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में रहती है या मिड कैप में रहती है, और अगर हम ब्रॉडर मार्केट इंडिसेस की बात करते हैं, निफ्टी 50 की बात करते हैं, अगर निफ्टी 50 15% डाउनसाइड पे आता है तो स्मॉल कैप और मिड कैप ये 25 से 30% या 40% डाउन पे भी आ सकते हैं। तो अभी जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मैंने निफ्टी का डे चार्ट ओपन किया हुआ है, और मेरी बहुत सी वीडियोस में आपने इस चीज को देखा होगा। जो प्रीवियस मैंने एनालिसिस किया था मार्केट का, उसमें आपने ये सारी ड्राइंग्स देखी होंगी कि ये डाउनवर्ड वेज यहाँ पर है। मैं अगर यहाँ पर एक स्केल लेता हूँ और जो निफ्टी का ऑल टाइम हाई था ये वाला 26277, अगर यहाँ से लेके मैं अभी तक जहाँ पे मार्केट इस वक्त है, अगर मैं यहाँ तक ड्रॉ करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 13.44% का करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। ये है निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 के बाद अगर मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, और यहाँ पर अगर मैं एक स्केल ड्रॉ करता हूँ इसके ऑल टाइम हाई से लेके जो इसने बिल्कुल बॉटम बनाया था यहाँ तक का, तो आप देख सकते हैं 20.33% का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्लोजिंग पे देखते हैं तो 19% करेक्शन है। आज के टाइम पे जिस दिन मार्केट ओपन है, आज का दिन है 21 फरवरी, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 17.35% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम नजर डाल लेते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स पे, और यहाँ पर भी मैं इसका जो हाई था ये वाला 24 सितंबर से लेके आज के दिन तक अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ स्केल को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर -22% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। और इसने जो लास्ट बॉटम बनाया था ये बॉटम लगभग 24.83% के आसपास का था। तो एक तरफ जहां पर निफ्टी 50 13% गिर रहा है, वहीं पर ही मिड कैप जो इंडेक्स है ये लगभग 17% गिर रहा है, और जो स्मॉल कैप इंडेक्स है ये 22% नीचे गिर रहा है। तो स्टॉक मार्केट ने कोविड के बाद जो रिटर्न्स दिए थे, और सेकंड फेज की अगर हम बात करते हैं यानी कि सितंबर 2023 से लेकर सितंबर 2024 के बीच की बात करते हैं, तो वहां पर जो इतना बड़ा बुल रन देखने को मिला, इस बुल रन को देख के ही, इसी उम्मीद को लगाकर बहुत से इन्वेस्टर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स 2023 में की होगी, 2024 में करना स्टार्ट किया होगा, और आज के टाइम पे वो 30% 40% के डाउन साइड पे अपने पोर्टफोलियो को देख रहे होंगे। इस रिस्क को आप कैसे कम कर सकते हैं, सही कदम कैसे बढ़ा सकते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, इन सभी चीजों के बारे में अभी मैं बात करूंगा। अभी बस आप सुनिए कि मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ। तो जनरली पैनिक में आके लोग क्या करते हैं कि ऐसे समय में अपना पैसा बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भैया हमारा जो गोल है वो अगले साल अचीव होने वाला था, या अभी 2025 में अचीव होने वाला था, तो जो बचा कुचा पैसा है ये भी बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर इस पर नुकसान हो गया तो यहाँ पर अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। यही वो रीजन है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स को, स्मॉल कैप को, मिड कैप को रिस्की इन्वेस्टमेंट्स बोला जाता है। और अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमें जो डिस्क्लेमर लगाना पड़ता है, और वीडियो के एंड के टाइम पे जो हमें डिस्क्लेमर लगाना पड़ता है, वो इसी रीजन की वजह से लगाना पड़ता है। और इस स्टेटमेंट को भी आपने पता नहीं कितनी बार सुना होगा कि इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक मार्केट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, वो इसी वजह से बोला जाता है। ओके, तो अभी तक वीडियो में हमने एक तरह से जो प्रॉब्लम है और जो रिस्क है, इन सब चीजों की हमने बात कर ली है, और मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आ भी गई होंगी। तो अब हमें समाधान की बात करनी है कि ये जो प्रॉब्लम है, रिस्क है, इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली वीडियो मैंने इसलिए बनाई है। तो एक रूल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, और इस रूल को आप हमेशा या फिर जिंदगी भर याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपके लिए रूल आता है रूल ऑफ -3। मतलब मुझे पता नहीं कि ये रूल दुनिया में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है, या किसी किताब में लिखा है। मतलब बेसिकली जो मैंने ऑब्जर्व किया है उसके हिसाब से इस रूल को मुझे फॉलो करना चाहिए। तो रूल बहुत सिंपल सा है। मान लीजिए आपका कोई भी लॉन्ग टर्म गोल है जिसके लिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, मे बी वो 10 साल हो, मे बी 15 साल हो, या 20 साल हो। एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि आपका गोल 15 साल का है, तो 15 में से 3 साल कम कर दीजिए तो ये हो जाता है 12 साल। यानी कि हम आपके गोल को मान के चलेंगे, या फिर आप अपने गोल को मान के चलेंगे 12 साल का गोल। तो ये जो 12 साल का ड्यूरेशन निकल के आया है 3 साल एडजस्ट करने के बाद, ये एक्चुअली में वो ड्यूरेशन है जिस ड्यूरेशन तक आपको स्टॉक मार्केट में इक्विटी में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, या फिर आप इतने ड्यूरेशन तक अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्योर इक्विटी में रख सकते हैं। बेसिकली आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होराइजन है, लेट्स से 15 ईयर्स का है, हमने 15 में से 3 को माइनस कर दिया, अब आ गया 12 ईयर्स। ये जो 12 ईयर्स का ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन है आपका इन्वेस्टमेंट्स विद रिस्क। यानी कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे जो भी रिस्क लेना चाहते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं सही बैलेंस तरीके से या फिर थोड़ा एग्रेसिव तरीके से, तो आप कर सकते हैं। लेकिन एक बार जब आपका इन्वेस्टमेंट्स विद रिस्क वाला जो ड्यूरेशन है ये कंप्लीट हो जाता है, आपका ये वाला गोल पूरा हो जाता है, उसके बाद मेरे ख्याल से अगले 3 साल के लिए आपका जो भी कॉर्पस अभी बिल्ट हो गया है पिछले 12 साल में, इस कॉर्पस को कंप्लीटली मूव कर देना चाहिए आपको कम रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट्स में, बेसिकली डेट में, डेट ओरिएंटेड जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं, या फिर डायनामिक एसेट एलोकेशन वाले जो म्यूचुअल फंड्स होते
हैं उनमें आपको अपनी इन इन्वेस्टमेंट्स को मूव कर देना चाहिए, जिससे कि आपका जो रिस्क है आने वाले 3 साल में वो कम से कम रहे। तो ऐसा करने से होगा क्या कि आपने एक तरह से अपना जो कॉर्पस था एसआईपी के थ्रू आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स की थी उन इन्वेस्टमेंट्स को आपने 12 साल तक कंटिन्यू रखा, उन इन्वेस्टमेंट्स पे आपने रिस्क लिया, आपने स्मॉल कैप, मिड कैप और दूसरे जो एग्रेसिव फंड्स हैं उनमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स करी। जो भी अब आपका कॉर्पस बन गया है, आप नहीं चाहेंगे कि इस कॉर्पस पे आपको कुछ भी नुकसान हो, क्योंकि अगले 3 साल में आपका वो गोल अचीव होने वाला है, आप वहां पर बस पहुंचने ही वाले हैं। तो ये जरूरी है कि आप इस कॉर्पस को सेफ गार्ड करके रखें, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि स्टॉक मार्केट वापस ही पैसा ले ले इनकेस अगर अगले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कुछ भी नेगेटिव स्टॉक मार्केट में होता है। तो किसी का गोल है 10 साल का तो उनको 7वें साल पे ऐसा करना चाहिए, किसी का गोल अगर 20 साल का है तो उनको 17वें साल पे ऐसा करना चाहिए एंड सो ऑन। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये जो -3 वाला रूल है ये कोई ऐसा रूल नहीं है जो किताबों में लिखा हुआ है या फिर इसी को फॉलो करना है। आप इस रूल को -2 भी कर सकते हैं, -1 भी कर सकते हैं, ये टोटली आपकी समझ पे डिपेंड करता है। अब मे बी आपके दिमाग में ये आए कि अगर स्टॉक मार्केट में उस समय में काफी अच्छा बुल रन देखने को मिला या फिर वहां पे अगर रिटर्न्स अच्छे देखने को मिले और आपने अगर उन 3 साल के लिए ही अपना पैसा बाहर निकाल लिया है, डेट में रखा हुआ है, तो आप तो उस फायदे को नहीं ले पाएंगे। तो इस बात को मैं पूरी तरीके से समझता हूं कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन हाँ अगर -3 का रूल लगाने के बाद मेरा जो भी गोल है अगर वो फुलफिल हो जाता है, मेरा पैसा, मेरा जो कॉर्पस है अगर उतना बिल्ट हो जाता है, तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर और लालच नहीं करना चाहिए कि मुझे और पैसा मिल सकता है एटलीस्ट उस पर्टिकुलर गोल के लिए। तो मैं उस गोल पे रिस्क नहीं लूंगा, मैं 3 साल पहले ही पैसा बाहर निकाल लूंगा, जिससे कि मेरा पैसा जो है, कॉर्पस जो है वो सेफ गार्ड रहे और मैं उसको कंफर्टेबली इस्तेमाल कर सकूं 3 साल के बाद एग्जैक्ट गोल के लिए। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपका जो गोल है वो क्या है, किस चीज के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो गोल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए आपको पैसा चाहिए तो ऑब्वियसली वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट गोल होगा, उसको आप मिस नहीं कर सकते किसी भी केस में। तो ऐसे गोल्स के लिए मैं -3 वाला रूल ही अपने लिए चूज करूंगा, उसी को अप्लाई करूंगा। इसके अलावा अगर आपका कोई ऐसा गोल है जो आपको लगता है कि हाँ मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ, अभी इक्विटी में ही रहने देते हैं, इसका फायदा उठाते हैं, तो आप पार्शली डेट पार्शली इक्विटी में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ये टोटली इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिपेंड करता है कि वो क्या फॉलो करना चाहता है। बेसिकली मेरा काम यहाँ पर बताना ये है कि ये एक ऐसा रिस्क है जिसको लोग नजरअंदाज कर देते हैं। 15वें साल तक या जिस दिन तक गोल अचीव नहीं हो जाता उस दिन तक वो अपना पूरा पैसा इक्विटी में रखते हैं, और अगर बाय एनी चांस स्टॉक मार्केट में ऐसी नेगेटिव सिचुएशन आ जाती है, स्टॉक मार्केट 15-20% करेक्ट हो जाती है, तो यहाँ पर किसी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है कि उनका जो गोल है वो गोल बीच में अटक जाए, गोल फुलफिल ना हो पाए, तो पूरी पैसे की जो प्लानिंग है वो प्लानिंग खराब हो सकती है। ओके, तो ये जो -3 वाला रूल था, अगर हम -3 वाले रूल के हिसाब से अपनी फिर से कैलकुलेशन करके देखते हैं एसआईपी कैलकुलेटर के अंदर, तो देखते हैं क्या निकल के आता है। तो अगेन 20,000 इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं और ये इन्वेस्टमेंट्स अब की बार मतलब वही 15 -3 अगर मैं कर देता हूँ 12 ईयर्स के लिए हो रही हैं, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो अगेन 12.5% है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके जो रिजल्टेंट अमाउंट है ये बन जाता है लगभग 63.5 लाख का, तो 63,50,000 के आसपास का बन जाता है। ये हो गई पहली बात। तो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि ये जो 63.5 लाख रुपीस का अमाउंट है रफली मैं लेके चल रहा हूँ, अगर मैं इसको डाल देता हूँ लमसम कैलकुलेटर के अंदर, मैंने यहाँ पर डाला 63,50,000 का अमाउंट है और इसको आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अगले 3 साल के लिए, क्योंकि आपका गोल 3 साल के बाद अचीव होने वाला है। और अगर मैं इन रिटर्न्स को यहाँ पर कम से कम कर देता हूँ, लेट्स से 7% कर देता हूँ, कि मतलब सिर्फ अगले 3 साल में मुझे 7% के रिटर्न्स ही मिलने वाले हैं डेट के अंदर से। डेट में लिक्विड फंड जैसे कि मैंने बताया हो सकते हैं, कॉर्पोरेट फंड्स हो सकते हैं, कोई और मनी मार्केट फंड हो सकता है, तो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो रिजल्टेंट अमाउंट बन के आ रहा है 77,79,000 या फिर मैं कहूँ कि 77,80,000 रुपीज का अमाउंट यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अपने कॉर्पस को सेफगार्ड करने के लिए, अपने गोल को सेफगार्ड करने के लिए अगर मैं इस प्रोसेस को फॉलो करता हूँ तो 20,000 पर मंथ इन्वेस्ट करके 15 साल के लिए 12 साल तक हमने प्योर इक्विटी में या फिर इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स की हैं, और बाकी के 3 साल के लिए हमने डेट में अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, और फाइनल अमाउंट हमारा निकल के आता है 77,80,000। फिर भी मैं इसको और कम मान लेता हूँ, ये हो गया 77,50,000 रुपीज का अमाउंट। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि भैया ऐसे तो हमें 2 बार टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, एक बार इक्विटी को सेल करके जब हम डेट में अपना पैसा डालेंगे तो वहां पर टैक्सेस लगेंगे, और दूसरी बार जब फाइनली हमारा गोल अचीव होने पर हमें डेट से अपना पैसा बाहर निकालना होगा तो हमें डेट के केसेस में भी वहां पर टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, आपको यहाँ पर 2 बार टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, लेकिन इस चीज को सही से समझाने के लिए मुझे आप बस 2 मिनट का समय दीजिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। इक्विटी में क्या होता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं, यानी कि कम टैक्स पे करना चाहते हैं, तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को आपको इक्विटी में कम से कम 1 साल के लिए रखना होगा। 1 साल के बाद अगर आप इक्विटी से पैसा बाहर निकालते हैं तो आपको उन पैसे पे जो कैपिटल गेन्स मिले हैं, कैपिटल गेन्स में से 1.25 लाख माइनस करने के बाद जो
जो अमाउंट बचता है उस पे आपको 12.5% का टैक्स पे करना होगा। वहीं अगर हम डेट फंड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो टैक्सेशन है ये डिफरेंट तरीके से काम करता है। तो 1 अप्रैल 2023 के बाद जो रूल आया था वो रूल ये कहता है कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स डेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में करते हैं और इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद आप उन इन्वेस्टमेंट्स को सेल करते हैं, चाहे आप 1 साल के बाद सेल करें, 3 साल के बाद सेल करें, 5 साल के बाद सेल करें, चाहे 10 साल के बाद ही क्यों ना सेल करें, यहाँ पर आपको डेट के केस में जो टैक्सेस लगेंगे ये लगेंगे एज पर योर टैक्स स्लैब। अगर आप 10% के टैक्स स्लैब में आते हैं तो 10% टैक्सेस लगेंगे। अगर आप 30% में आते हैं तो यहाँ पर आपको 30% टैक्स पे करना होगा। लेकिन ये जो टैक्सेस लगेंगे ये आपको पूरे अमाउंट पे नहीं करने हैं, ये आपको पे करने हैं ओनली ऑन कैपिटल गेन्स। और हमारा जो यहाँ पर केस चल रहा है एज पर -3 रूल, आपको यहाँ पर जो 3 साल में कैपिटल गेन हुए हैं डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर, उस कैपिटल गेन पे ही आपको टैक्सेस पे करने होंगे एज पर योर टैक्स स्लैब। अब आप यहाँ पर सोच के देखिए कि आप यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस जो आपको कैपिटल गेन हुए हैं, इस पूरे अमाउंट पे आप मार्केट में रिस्क लेना चाहेंगे जो कि 15 से 20% या उससे भी ज्यादा का हो सकता है, या फिर प्रिंसिपल अमाउंट को आप हटा दीजिए। डेट फंड के केस में आपको जो भी कैपिटल गेन हुआ है अगले 3 साल में, आप उस कैपिटल गेन पे एज पर टैक्स स्लैब यहाँ पर टैक्स पे करना चाहेंगे। मेरे ख्याल से तो सेकंड वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है। अगर मुझे चूज करना होगा तो मैं सेकंड वाला ऑप्शन चूज करूंगा। अब आ जाते हैं इस वीडियो के फाइनल पॉइंट्स पे। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप -3 वाला रूल फॉलो करना चाहते हैं, यानी कि अपने गोल को ज्यादा सेफगार्ड करना चाहते हैं, अपने कॉर्पस को सेफगार्ड करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर अपना जो गोल है वो एग्जैक्ट गोल पे फोकस नहीं करना चाहिए। आपको जो आपका एग्जैक्ट गोल है -3, 15 साल का गोल है, तो आप 15 साल का गोल कंसीडर मत कीजिए, आप 12 साल का गोल कंसीडर कीजिए और उन 12 साल के हिसाब से अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। यानी कि अगर आपका गोल था 15 साल में 1 करोड़ रुपए बनाने का, तो आप 15 साल में मत बनाइए, आप उस गोल को थोड़ा सा पीछे कीजिए। 12 साल में 1 करोड़ रुपए बनाने के हिसाब से अपनी कैलकुलेशंस को आप कीजिए। आपको कितने रिटर्न्स बनाने हैं, आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, आप -3 के हिसाब से करिए। 12वें साल पे अगर आपका गोल रीच हो जाता है तो आपको यहाँ पर और लालच नहीं करना चाहिए और आप इक्विटी से ज्यादा आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो डेट में चली जानी चाहिए। मे बी आप 80% डेट करें, 20% इक्विटी करें या फिर प्योर डेट करें, जो भी आपको सही लगेगा उस समय पे आप उस चीज को फॉलो करें। और जो बाकी के 3 इयर्स होंगे उन 3 इयर्स में आपको एक तरह से एक कुशनिंग मिलेगी। सेफ इन्वेस्टमेंट्स के साथ आपका कॉर्पस सेफ रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा और आपको 7% 8% जो रिटर्न्स हैं वो डेट इंस्ट्रूमेंट से मिल सकते हैं। तो आप उन 7-8% के रिटर्न्स को एक्स्ट्रा कुशनिंग मान सकते हैं 1 करोड़ रुपए के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर्स की बात करता हूं, यानी कि जो इन्वेस्टर्स अभी यंग हैं, अपनी ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स को स्मॉल कैप में रखते हैं या मिड कैप में रखते हैं या फिर प्योरली ETF के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करते रहते हैं बहुत एग्रेसिवली, तो उन इन्वेस्टर्स को मुझे नहीं पता कि अभी ये रूल कितना सही लगेगा, कितना समझ में आएगा। मे बी अभी समझ में ना आए, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे स्टॉक मार्केट के कुछ और अप्स एंड डाउन्स जब आपको देखने को मिलेंगे, तो मे बी आपको ये चीज समझ में आए कि हाँ, अपने कैपिटल को और जो भी रिटर्न्स आपको मिल गए हैं उन रिटर्न्स को सेफगार्ड करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट गोल है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, तो उस गोल के लिए मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टेप्स आगे बढ़ाने चाहिए जिससे कि आपका वो गोल है वो अचीव हो पाए। आपको वहां पर आखिरी के 1-2 साल में बड़े सरप्राइजेस ना मिले जिसकी वजह से आपका गोल अचीव ना हो पाए। तो आई होप इस वीडियो के जरिए आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है, क्या कुछ नया फॉलो करना पड़ सकता है आने वाले समय में, मे बी इसके बारे में आपको कुछ ना कुछ अवेयरनेस मिली होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताएं, और अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन ही मुझे ये बताते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं नया कंटेंट कुछ यूनिक आप लोगों के लिए लेके आता रहूं। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।